गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इसको हम हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि जो वर्ड है ये बनता है व्यक्ति से, लेकिन हम ये देखिए ये चीज़ें सब लोग जानते हैं और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स का एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ें आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में विशेष चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ मैं ऐसा बताता हूँ जो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक कंसेप्ट चलता है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि एक इंडिविजुअल का एनालिसिस होता है और हम सारे इंडिविजुअल पे एक ही थ्योरी अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें हमें कई तरीके की परेशानी आ सकती है। किसी के साथ कोई कंडीशन है, किसी के साथ कोई कंडीशन है। तो हमारे यहाँ पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक अजम्पशन चलती है, दैट इज व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अजम्पशन चलती है? व्हेन अदर थिंग्स being remain constant, ये आपकी अजम्पशन चलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इसी को हम सेट्रिस पैरिबस भी बोल देते हैं। देखिए ये अजम्पशन क्या कहती है, जैसे मैं ये कहता हूं, कोई भी बात कहता हूं कि मैं मान लीजिए दिल्ली से और जयपुर, मान लीजिए मैं कहता हूं मैं दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कहता हूं व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। अजम्पशंस हैं ये कि आपके पास ऐसी कंडीशंस, जैसी मैं चाहूंगा वैसी अप्लाई करूंगा तो मैं ये काम कर सकता हूं, तो ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या करती है, एक अजम्पशन होती है जिसके अंदर जितनी भी नेग्लिजिबल चीजें हैं उन सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है। जो उस थ्योरी को अफेक्ट कर सकती हैं उन सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल पे हमें एक ही सेम थ्योरी अप्लाई करनी है, तो एक व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट हर डेफिनेशन में, हर लॉ के अंदर ये आपके लाइन आएगी ही आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। व्हाट इज टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल? इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए इस चीज को आप लोगों को समझना होगा कि मार्जिनल आपको जो बताता है इंडिविजुअल इंपैक्ट को बताता है। मार्जिनल किसको बताता है? इंडिविजुअल इंपैक्ट। एवरेज आपके इक्वल शेयर को बताता है, ठीक है, और टोटल तो आपके सम को बताता ही है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं। ये क्या होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, या मैं ही एक किसान हूं और मेरे पास एक खेत है और उस खेत पे मैं 10 क्विंटल अनाज बना पा रहा हूं। कितना अनाज बनाया? 10 क्विंटल एक ईयर के, एक साल के अंदर। मान लीजिए एक और बंदा मेरे साथ जुड़ता है और हम दोनों ने मिलकर के 30 क्विंटल का अनाज, 30 क्विंटल का अनाज जो है हमने उस ईयर में बना लिया। ये मैं अकेला कितना बना रहा था? 10 क्विंटल का बना रहा था। दिस इज माई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मेरे फर्स्ट पर्सन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। इसके आने से फर्क कितने का पड़ गया? जितने का फर्क पड़ा दैट इज 20 क्विंटल, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेकंड पर्सन। ये आपके दूसरे बंदे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बताती है इंडिविजुअल इंपैक्ट को। क्यों? टोटल मिला के कितना किया? 30 क्विंटल। 30 क्विंटल कैसे था? 10 + 20 दैट इज 30। तो ये इंडिविजुअल इंपैक्ट है। मेरा इंडिविजुअल इंपैक्ट 10 क्विंटल का था,
जो दूसरा पर्सन आया उसका इंडिविजुअल इंपैक्ट 20 क्विंटल का था, दोनों ने मिलकर 30 क्विंटल प्रोडक्शन किया, 30 क्विंटल प्रोडक्शन दोनों ने मिलकर किया है। तो इसका मतलब ये जो 30 क्विंटल है ये हमारा टोटल को बता रहा है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो टोटल होता है समीशन ऑफ मार्जिनल होता है। एक बात, हम दोनों ने मिलकर के 30 क्विंटल का प्रोडक्शन किया तो एक एक केस से में एवरेज बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, टोटल अपॉन क्वांटिटी, कितने जने थे, दैट इज 30/2, दिस इज 15 क्विंटल, इतना इतना हमारे हिस्से में आ रहा है, इक्वल शेयर 15 क्विंटल का है, दिस इज एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी निकालने का एक तरीका ये भी है कि समीशन ऑफ मार्जिनल कर दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि एवरेज क्वांटिटी को, एवरेज आपके प्रोडक्शन को आप क्वांटिटी से, क्वांटिटी ऑफ लेबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इनटू में क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल। टोटल के हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, एवरेज इनटू में क्वांटिटी, एवरेज ए क्यू, तो टोटल बराबर क्या हो गया, ए इंटू क्यू। तो ये तीन चीजें हो गई, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। इन तीनों चीजों को समझ लें तो हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। देखिए अब हम आगे का इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इन टोटल, एवरेज और मार्जिनल के बेसिस पर हम किस तरीके से डेफिनेशंस बना सकते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं, हम इस चीज के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आज हम बात करते हैं किस तरीके से टोटल, एवरेज और मार्जिनल की टेबल बनती है। देखिएगा हम इस टेबल के अंदर ले रहे हैं, यहां मैं ले रहा हूं टोटल, एवरेज, और ये मार्जिनल। ये तीन कंसेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। देखिए चाहे यूटिलिटी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, हर एक के अंदर क्यू का मतलब अलग अलग होता है। क्यू का मतलब यहां होता है कंजम्पशन, क्यू का मतलब यहां होता है आपका लेबर, कैपिटल भी हो सकता है लेकिन डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल फैक्टर है। यहां क्यू का मतलब होता है आपका आउटपुट, और यहां क्यू का मतलब होता है सेलिंग क्वांटिटी। क्यू का मतलब हर जगह अलग अलग होता है। अब देखिए हमारे पास बात क्या बनती है, टोटल यूटिलिटी, यहां लिख दीजिए टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी कुछ नहीं होता है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कंसेप्ट यहां पर बनता है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारे पास कंसेप्ट बन के आएंगे जो देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सबके फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज टोटल अपॉन क्वांटिटी, दिस इज एवरेज। टोटल अपॉन क्वांटिटी इज एवरेज, टोटल अपॉन क्वांटिटी। अगर यहां पर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन,
कोस्ट है तो कोस्ट, यहां पर कोस्ट है तो कोस्ट, और यहां पर रिवेन्यू है तो रिवेन्यू। ये एक सीधा सा तरीका होता है फॉर्मूला बनाने का। इसी तरीके से मार्जिनल वाले जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उसमें ये वाले फॉर्मूले तो एवरेज वाले तो ऐसे कैसे ही रहते हैं। एवरेज वाला फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर यूटिलिटी है तो टोटल यूटिलिटी लिखा जाएगा, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन मार्जिनल में क्या होता है, चेंज को लेते हैं, तो नीचे में साथ में साइन किसका लगा दिया, डेल्टा का, साथ में किसका साइन लगा दिया, डेल्टा का। यहां पर देखते हैं डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज को लेते हैं, वही एवरेज वाले फॉर्मूले में ऊपर नीचे आप डेल्टा लगा दीजिए। इधर देखेंगे तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, और यहां देखें तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए। अब हमारे पास टोटल का फॉर्मूला कैसे बन सकता है, देखिए टोटल का फॉर्मूला बनाने का तरीका। चाहे तो आप समीशन कर दीजिए मार्जिनल का, अब यूटिलिटी है तो यूटिलिटी लिखेंगे। इसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी है तो समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और क्या कर सकते हैं आप, एवरेज प्रोडक्टिविटी इंटू में क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एपी इंटू में क्वांटिटी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एसी इंटू में क्वांटिटी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, ए आर इंटू में क्यू भी लिख सकते हैं। ये हमारे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काम आने वाले सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। अब बात करते हैं कि सर ये मार्जिन की डेफिनेशन कैसे बन सकती है। तो देखिए डेफिनेशन बनाना भी बहुत आसान है। डेफिनेशन क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन देनी है। तो एवरेज क्या होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू। तो हम ये बोलेंगे पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ एवरेज रिवेन्यू इज वो टोटल रिवेन्यू इज एवरेज रिवेन्यू, पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी इज एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एवरेज की डेफिनेशंस बना लेते हैं। मार्जिनल की डेफिनेशंस हम लोग किस तरीके से बना पाते हैं, देखिए मार्जिनल की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए मार्जिनल में एक बात ध्यान रखना है, हमें इस फॉर्मूले को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसको मैं आपको सिखा देता हूं। नीचे वाले डेल्टा का मतलब है एडिशनल यूनिट चेंज, नीचे वाले डेल्टा का मतलब क्या है, एडिशनल यूनिट चेंज, और डेल्टा का मतलब होता चेंज ही है। ठीक है, बराबर के निशान का मतलब है रेफर्स टू, और डेफिनेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। इस तीर के निशान का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू। इसका मतलब अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पहली लाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स की आएगी ही आएगी, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन, क्यू का मतलब क्या है, कंजम्पशन। क्यू का मतलब क्या है इधर, कंजम्पशन, एडिशनल यूनिट चेंज इन कंजम्पशन। ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन बन गई। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। सेम एज व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन लेबर, एडिशनल यूनिट चेंज इन लेबर। क्यू का मतलब यहां पर क्या है, लेबर। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू
एडिशनल यूनिट चेंज इन आउटपुट। क्या चीज बनेगी? एडिशनल यूनिट चेंज इन आउटपुट। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन सेलिंग क्वांटिटी। क्या बनेगी? सेलिंग क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम सारी की सारी डेफिनेशंस बना सकते हैं। आज हम इसको डेफिनेशंस को बनाना सीखते हैं। आप लोग इसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।